हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, और जिसके अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने डिटेल स्टडी किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यानी अगर दो वेक्टर्स के बीच आपको सब्ट्रैक्शन करना हो, एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर से दूसरी क्वांटिटी को माइनस करना हो, तो कैसे आप करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अब आज के वीडियो के अंदर हम तीन इंपॉर्टेंट चीजें स्टडी करेंगे। सबसे पहला है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, क्या होता है बात करेंगे। दूसरा यूनिट वेक्टर क्या है, और तीसरा वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, कि वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक आपको यह पता है कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, यह भी पता है कि डायरेक्शन होती है, लेकिन हम इसको एक अलग ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप, आपने ऐसा बहुत बार लिखा हुआ देखा होगा, 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 8 के कैप, या XYZ जो भी लिखा हुआ आपने देखा होगा, पर वहां पे आई कैप, जे कैप और के कैप, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये कार्टेशियन फॉर्म इसको कहा जाता है, तो उसमें भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ना, एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ना, इसको कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। कैसे, देखो ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ हम लेते हैं वाई एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। एक हो गई है एक्स एक्सिस, दूसरी है वाई एक्सिस। इसका एक रिजल्टेंट ले लेते हैं, वो मान लेते हैं कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका रिजल्टेंट है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे ये क्या है v, और एक एंगल यहां पे हम ले लेते हैं थीटा। मतलब हमारा जो हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। हमारा जो हॉरिजॉन्टल है वो वेक्टर के साथ, हमारा वेक्टर क्या है, ये वेलोसिटी के लिए वेक्टर है, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ये हमारा क्या है, वर्टिकल। तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के लिए होगा और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल के लिए होगा। पहले तो आप ये समझो, किसी भी वेक्टर के लिए तीन ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं, या तो वो एक्स एक्सिस में होगा, या फिर वो वाई एक्सिस में होगा, और या फिर वो यहां से जेड एक्सिस में होगा। ये तीन ही डायरेक्शन अवेलेबल है। पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं, एक होगा एक्स कंपोनेंट, दूसरा होगा वाई कंपोनेंट। ये जो मैं आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये बता रहा हूं, इसकी बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, जब हमारा एक और कंसेप्ट आएगा ना, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, तब आपको बताऊंगा डिटेल में। पहले यहां तो हम हमारा जो वेक्टर, इसको डिवाइड कर लेते हैं कंपोनेंट्स में। इस वी वेक्टर का एक ये है एक्स एक्सिस पे, और दूसरा क्या है, वाई है। इस हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है। तो क्या करें इसके लिए, देखो पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। ये यहां पे हुआ हमारा पैरेललोग्राम, इसको हमने किया कंप्लीट। अब क्या करें इसके आगे, देखो यहां पे हमें वैल्यू क्या निकालनी है, इसकी निकालनी है। यही तो है हमारा v। भाई हमारा v क्या है, ये है, ये x है, ये y है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो नेम दे देते हैं, देखो a b c, और यहां पे दे देते हैं, देखो ये हमारा y ऊपर हो गया, ये हो गया d। नेम दिया a b c और d। हमें क्या चाहिए, हमें v चाहिए, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसको यहां पे आपको भी पता है कोस थीटा कहा जाता है। नहीं पता है तो थोड़ी देर में देखो आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC से हम v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और यहां से AC की वैल्यू भी निकालेंगे और AD की वैल्यू भी निकालेंगे। ये हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए। भाई हमें कंपोनेंट क्या निकालना है, हमें एक तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के लिए निकालना है, और दूसरा हमें निकालना है किसके लिए, वर्टिकल के लिए। तो इन दोनों के लिए कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो ट्राइंगल ले रहे हैं ABC, तो इन ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC के अंदर क्या है, ट्राइंगल ABC में देखो, ट्राइंगल ABC के अंदर ये थीटा है, इसको यहां पे निकाल रहे हैं हम, तो इसको बोलेंगे कोस थीटा। क्या होगा कोस थीटा, आपको फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और बेस, ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं इसके बारे में। देखो
ये साइन थीटा, पहला क्या होगा, ये होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, फिर ये होता है टेन, फिर कोट चाहिए तो इसका उल्टा कर दो टेन का, और अगर आपको सेक चाहिए तो यहाँ पे उल्टा कर दो कोस का, और अगर आपको कोसेक चाहिए तो उल्टा कर दो साइन का। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमें चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमारा बेस देखो, हमारा ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी इसका ये बेस है एसी, हमने लिखा AC। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद देखो हाइपोटेनियस हमारा AB जो कि V के बराबर है, तो यहां पे हमने लिखा AC अपॉन में V। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, हमें AC की वैल्यू चाहिए। भाई हमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, एक हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो एक वेक्टर को स्प्लिट कर देंगे दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल में दूसरा वर्टिकल में। तो हमें ये चाहिए, हमें AC चाहिए। तो AC इक्वल्स टू क्या होगा, AC इक्वल्स टू होगा V कोस थीटा। होगा कि नहीं होगा भाई, AC यहां पे रह गया और V हमारा चला गया मल्टीपल। ठीक है, तो AC इक्वल्स टू आ गया है V कोस थीटा। अच्छा, अब हमें ये वर्टिकल वाला AD भी चाहिएगा, इसकी भी बात करेंगे। AC हमारा क्या आ गया है, V कोस थीटा। तो यहां पे लिख देते हैं V कोस थीटा। एक कंपोनेंट निकाल लिया हमने, V कोस थीटा निकाल लिया। अब हॉरिजॉन्टल वाला आ गया, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो पता है ना सभी बच्चों को। सर क्या मजाक कर रहे हो, 10th पढ़ के आया, फिर भी सुन लो। देखो, जो हॉरिजॉन है आपका, मतलब एक्स एक्सिस पे जो होता है उसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। और जो मतलब जैसे ये हमारे दो मार्कर हैं, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल। और ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर जो चीजें होती हैं उनको कहा जाता है वर्टिकल। ठीक है, तो देखो ये V कोस थीटा, ये क्या आ गया आपका, हॉरिजॉन्टल आ गया। लेकिन वर्टिकल अभी भी बाकी है, तो एक और ट्राइंगल आपको लेना पड़ेगा। आपको चाहिए AD, और हमें ये पता है कि AD बराबर है किसके, BC के। भाई AD किसके बराबर है, BC के। तो अब हम साइन थीटा और निकाल लें इससे। देखो इक्वल्स टू क्या होगा, देखो फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या लिखा था, PBP अपॉन HHB, ये होता है। अच्छा, हमें इस बार साइन थीटा चाहिए, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमें BC चाहिए, हमें क्या चाहिए, BC। तो BC आ जाएगा तो हमारा AD अपने आप ही हो जाएगा। तो देखो परपेंडिकुलर कौन सा है, यही तो है BC। और अपोन क्या होगा, अपोन होगा मतलब बेस। तो हमारा बेस, तो बेस अपोन में देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी साइन थीटा है ना, कोस थीटा वाला देख लिया हमने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है BC। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं BC अपोन क्या है, हाइपोटेनियस है हमारा V। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, हमारे पास क्या यहां से BC आ चुका है। देखो BC बराबर है किसके, BC बराबर है किसके बराबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, V साइन थीटा, और ये चीज बराबर है किसके, ये चीज बराबर है AD के। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई भाई। देखो BC बराबर है V साइन थीटा के, और V साइन थीटा बराबर है किसके, AD के। ठीक है, देखो क्या चल रहा है यहाँ, हमने ये निकाली क्योंकि ये वाली बिल्कुल इसके बराबर है। हमें AD चाहिए थी भाई, एक कंपोनेंट तो हमने निकाल लिया V कोस थीटा, लेकिन हमें एक और कंपोनेंट चाहिए ना, वर्टिकल वाला भी तो चाहिए। तो उसके लिए हमारा कंपोनेंट क्या आ गया, अभी आ गया है V साइन थीटा। यहां पे लिख देते हैं क्या आ गया है, V साइन थीटा। ये आया हमारा V साइन थीटा, और ये जो कंपोनेंट है वो आ गया हमारा क्या, V कोस थीटा। दोनों कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए। और रिजोल्यूशन क्या है, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना, इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक कंपोनेंट आ गया V कोस थीटा और दूसरा कंपोनेंट आ गया V साइन थीटा। ठीक है, और अब आपको एक ट्रिक बता देता हूं, छोटी सी ट्रिक। क्या है, देखो ट्रिक ये है कि जिधर भी थीटा आता है, यहां हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बन रहा है। देखो वेक्टर आपका एंगल बना रहा है हॉरिजॉन के साथ थीटा, जिधर भी थीटा बनाएगा उधर कोस थीटा आएगा। अब ये सब लफड़ा करने की जरूरत नहीं, याद कर लो सीधा माइंड में कि भाई जब भी वेक्टर जिसके साथ थीटा एंगल बनाएगा उधर कोस थीटा आएगा। यहां पे कोस थीटा आएगा सीधा। अगर ये थीटा इधर होता, अगर ये थीटा यहां से हटा के अगर यहां कर दिया जाए, इधर कर दे ये थीटा को, तो क्या होगा, तो फिर इधर होगा V साइन थीटा और इधर होगा V कोस थीटा। मतलब ऐसा मत समझना कि हॉरिजॉन में हमेशा कोस थीटा आता है और वर्टिकल में हमेशा साइन थीटा आता है, ये मत याद रट लेना कभी भी। रटना ही है तो ये रटो कि जिधर थीटा होता है, अब यहां पे हमारे पास थीटा है इस तरफ,
इस तरफ हमारा थीटा है, तो इस वजह से इधर क्या आ गया, हमारा कोस थीटा आ गया, और इधर है तो वी साइन थीटा, और इस वजह से क्या हमने तो निकाला है, कैसे आ गया। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन है छोटा सा, आपको क्या करना है, इसके दोनों कंपोनेंट्स बताने हैं, इसका एक्स कंपोनेंट बताओ और इसका वाई कंपोनेंट बताओ। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या कर रहे हो सर, क्वेश्चन के नाम पे मजाक कर दिया। अरे कुछ लोग ये भी नहीं कर पाएंगे, निकालो, देखो फटाफट क्या होगा, देखो निकाल लिया होगा अब तक तो। देखो जिधर थीटा, अभी तो बताया, जिधर थीटा है उधर क्या आ जाएगा, उधर आ जाएगा आपका कोस थीटा। तो यहाँ पे इस बार जब वहां क्या था, वी था, इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखो ये हमने इसको कंप्लीट किया। ठीक है, चाहे तो तुम ट्राइंगल लेके निकाल के देख लो, इसको नेम दे देना ए बी सी डी, जो चाहो दे देना। ठीक है, और उसके बाद निकाल लेना, या फिर सीधा यहां से कर देते हैं। भाई तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा वेक्टर जिसके साथ, अब तुम्हारा वेक्टर है वो देखो वर्टिकल वाई कंपोनेंट के साथ में क्या कर रहा है, वाई के साथ में बना रहा है थीटा एंगल। इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आर साइन थीटा। यहां पे v होता तो v आ जाता, यहां पे b होता तो b आ जाता, यहां पे z होता तो z आ जाता। इसकी टेंशन मत लेना, बस ये ध्यान रखो, जहां पे थीटा बन रहा है उधर हमेशा कोस थीटा आता है, जहां थीटा नहीं बन रहा है उधर हमेशा साइन थीटा आता है। बस ये चीज ध्यान रख लो। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। और इसको क्या लिख सकते हो, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, यहां से आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप आर एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, आर साइन थीटा। अरे भाई आपका वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, आर, पिछली बार वेक्टर क्या था, वी। ठीक है, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट ही तो है, ये इसका एक्स कंपोनेंट ही तो है, और इसका वाई कंपोनेंट क्या निकाला आपने, मतलब वी, यानी वी वाई नहीं, इस बार क्या होगा, आर वाई। तो देखो पिछली बार तो आर की जगह पे वी था, तो अब यहां होगा आर वाई, और आर वाई इक्वल्स टू क्या होगा, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो आप सीधा आप लिख सकते हो थीटा को देख करके, भाई किधर साइन थीटा है और किधर कोस थीटा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, एक्स हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करो। ये दो क्वेश्चन है आपके साथ। देखो यहां पे जो रिजल्टेंट है, यानी रिजल्टेंट नहीं, अभी क्या है हमारा, ये वेक्टर है, तो वेक्टर हमें कितना दे रखा है, देखो F इक्वल्स टू 20 न्यूटन, थीटा की वैल्यू दे रखी है, और थीटा किसके साथ बन रहा है, थीटा किसके साथ बन रहा है बताओ, एक्स के साथ थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एफ कोस थीटा होना चाहिए कि नहीं। भाई यहां v होता तो आ जाता v कोस थीटा, जहां थीटा बनता है उसके साथ कोस थीटा लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा यहां इसके ऊपर वाला कंपोनेंट ये बताओ, एफ साइन थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एफ साइन थीटा बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए ना। ये हॉरिजॉन्टल मतलब कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल है इसलिए कोस थीटा नहीं, थीटा वेक्टर ने थीटा किसके साथ बनाया है, जिसके साथ बनाया है उसका कोस थीटा लिखेंगे, जिसके साथ नहीं बनाया है उसका साइन थीटा लिखेंगे। हमारे वेक्टर को हमने स्प्लिट कर दिया है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, समझ गए। तो यहां से देखो फोर्स F इक्वल्स टू 20 न्यूटन दे रखा है, तो F कोस थीटा, तो ये क्या हो गया x, तो एफ एक्स, अरे लिख सकते हैं ना fs, ये एफ वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है। एफ एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे f कोस थीटा, f कोस थीटा, f की वैल्यू है हमारे पास 20, इसको लिख देंगे 20 इंटू लिखेंगे कोस थीटा मतलब कोस 30 यहां पे लिख दिया जाएगा कोस 30 डिग्री। ठीक है, कोस 30 होता है √3/2, रूट कोस 30 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, पढ़ के आए हो ना, 10th में पढ़ के आए होगे। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू ये आ गया आपके पास, देखो 20 तो ऐसे का ऐसे, और कोस 30 की वैल्यू है, कर लेंगे सर हम कर लेंगे, अब हो गया है। देखो कितना हो गया, 2 काट दो 10, तो कितना बच गया 10 और √3, ये आ गया आपका एफ एक्स। एफ वाई निकाल लोगे, एफ वाई निकाल लोगे, देखो एफ वाई ये आपका एफ वाई है, तो एफ वाई, अरे फोर्स का आपका वेक्टर क्या दे रखा है, फोर्स, और इसका ये कौन सा कंपोनेंट है, वाई, तो एफ वाई क्या होगा, एफ साइन थीटा, थीटा इसके साथ था इसलिए कोस थीटा आया, इसके साथ नहीं है इसलिए साइन थीटा आ जाएगा, तो एफ साइन थीटा, तो एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है 20,
तो ये हमने लिखा 20 साइन थीटा मतलब साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो लिख देते हैं इधर 1/2। कितना आ जाएगा बताओ, 2 को यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। अरे यूनिट तो इधर भी लगेगी ना, ये हो जाएगा 10√3 न्यूटन। फोर्स है ना, तो फोर्स को न्यूटन तो लगेगा। ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स कंपोनेंट आ गया और ये एफ वाई कंपोनेंट आ गया, दोनों आ चुके हैं। ठीक है, अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में क्या चल रहा है, इसमें अलग ही मैटर चल रहा है। देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये इसका एक्स कंपोनेंट है कि नहीं है, और ये इसका वाई कंपोनेंट है कि नहीं है, एक्स और वाई। लेकिन देखो ये जो एरो, रेड एरो है, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये आपकी वेलोसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है, वेलोसिटी, और ये वाई कंपोनेंट के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। ये वाई कंपोनेंट के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है। मतलब थीटा किसके साथ बन रहा है, देखो ये v है और थीटा बन रहा है हॉरिजॉन के साथ। कितना बन रहा है, देखो 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, इसका x कंपोनेंट क्या आएगा, vx इक्वल्स टू v कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो यहां पे हम लिखेंगे, अच्छा v की वैल्यू कितनी है पता तो है आपको, देखो v 5 मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं, 5 और कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये हो गया 0, तो ये आ जाएगा 0। मतलब आप इसका जो वी एक्स कंपोनेंट है वो क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। ये इसका एक्स कंपोनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। फिर वाई की बात करते हैं, वाई की बात तो वी साइन थीटा आ जाएगा, वी वाई इक्वल्स टू वी साइन थीटा। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी है, 5 है, और साइन कितना, साइन हो जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा इनटू में 1, और ये आ जाएगा, बचेगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपका v वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट तो हो गया 0। देख लो आप यहां से देख लो, क्या ये x की तरफ बढ़ा आगे, देखो यहां से ध्यान से समझना इस बात को, क्या ये वेक्टर x की तरफ बढ़ा, नहीं बढ़ा। देखो क्या ये वेक्टर x की तरफ बढ़ा, नहीं बढ़ा। अगर ऐसे जाता तब बढ़ता ना, x की तरफ भी y की तरफ भी। ये वेक्टर सिर्फ कहां मूव किया, अरे रूम का एक कॉर्नर पकड़ लो, रूम के कितने एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, एक तीसरी z एक्सिस। तो ये रूम के बीच में ऐसे मूव नहीं किया इसने, मतलब रूम के कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं जा रहा। क्या कर रहा है, एक दीवार पकड़ ली, दीवार चल रहा है, एक दीवार पकड़ ली, दीवार चल रहा है रूम की। तो रूम की एक दीवार पकड़ रखी है, देखो वाई एक्सिस वाली, तो इसका वाई कंपोनेंट तो क्या आ गया, कितना चला वाई पे, 5 चला, और एक्स पे कितना चला, समझ में आ रही है बात, मजा आ रहा है। देखो एक्स पे कितना चला, एक्स पे चला 0, एक्स पे चला ही नहीं भाई, दीवार है ना, वाई वाली दीवार है ना, उसके ऊपर चल रहा है, एक्स पे गया ही नहीं इधर, और ऐसे जाता, ये एक्स ये वाई ऐसे जाता, समझ रहे हो बात को। तो फिर क्या होता, एक्स कंपोनेंट भी आता, वाई कंपोनेंट भी आता, लेकिन गया ही नहीं है। तो क्या हो गया, वाई कंपोनेंट हो गया 5, वाई पे चला 5, एक्स पे चला ही नहीं, तो एक्स हो गया 0। ठीक है, तो ये है आपका, और स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। एक एरोप्लेन टेक ऑफ करती है 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से ऐसे जाती है, 60 डिग्री जा रही है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, तो प्लेन की वेलोसिटी अगर थी 200 किलोमीटर पर हावर, कैलकुलेट इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी। बहुत आसान है, देखो क्या है, आपको बोल रहा है कि ये है हॉरिजॉन्टल, ये बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या है, तो हमें पता ही है कि हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, ये है हॉरिजॉन्टल एक्स, और इससे कह रहा है कितना एंगल बना के जा रही है एरोप्लेन, 60 डिग्री का एंगल। ये गई आपकी एरोप्लेन, और एंगल कितना बना गई, एंगल बना गई 60 डिग्री का। इसका वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हो गया इसका वाई कंपोनेंट। कोस थीटा कहां आता है, जिधर थीटा होता है। जो ये है वेलोसिटी, कितनी है वेलोसिटी, क्या बोल रहा है, 200 किलोमीटर पर हावर, ये बोल रहा है 200 किलोमीटर पर हावर, ऐसा दे रहा है। तो ये जो वेलोसिटी वो एंगल किसके साथ बना रही है बताओ, एक्स कंपोनेंट के साथ बना रही कि नहीं बना रही। तो इसका वी एक्स क्या आएगा बताओ, वी कोस थीटा, जहां कोस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, कोस थीटा। और फिर ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा वी वाई, तो वी वाई इक्वल्स टू आ जाएगा वी साइन थीटा।
ये आ जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट भी साइन थीटा, इधर वाला कंपोनेंट भी कोस थीटा। ठीक है, तो फाइंड आउट कर लें। देखो Vx इक्वल्स टू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 200, रख दो ऐसे कि ऐसे 200 दे रखी है, तो 200 फिर बोल रहा है कोस थीटा, तो कोस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो Vx इक्वल्स टू 200 इंटू 1/2 कितना हो गया, देखो 100, कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर हावर आ गया कंपोनेंट। अब देखो Vy और निकाल लेते हैं। क्या Vy क्या है, V साइन थीटा, क्या है V साइन थीटा, V की वैल्यू 200 रख दो, V की वैल्यू है वो 200 इंटू साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, तो रख दो, तो ये आ जाएगा आपका 200 इंटू √3/2, 2 से कट जाएगा 100, तो यहां पे क्या आ जाएगा 100√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहां से 100 और यहां से √3 किलोमीटर पर हावर। समझ गए? तो ये हो गया वाई कंपोनेंट। एरोप्लेन गई थी ऐसे 60 डिग्री का एंगल बना के गई थी, हॉरिजॉन से 60 डिग्री का एंगल बना के गई थी। दोनों कंपोनेंट आ गए, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, क्वेश्चन कंप्लीट है। देखो अब एक नोट डाल लो, देखो क्या कह रहा है नोट कह रहा है वी कैन हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। हमारे पास दो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर पे, मतलब जरूरी नहीं कि मतलब आपके पास हमेशा एक्स और वाई हो। अभी तो आप क्या कर रहे थे, ये हमारा वेक्टर है, इसका एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है, एक एक्स है एक वाई है। जरूरी नहीं हर बार आपके पास एक्स वाई हो, नहीं हो सकता। तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर लोगे। देखो क्या बोला, अदर देन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। जरूरी नहीं कि आपको हर बार एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन मिल जाए। जैसे यहां पे देखो एक मास है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन से, ये आपका एक क्या है इंक्लाइंड प्लेन। कैसा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन। इससे एक मास है वो आ रहा है, एक मास है, या फिर यहां पे एक मास है, इस पोजीशन पे हमें बोला एक मास आ रहा था, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे एक मास घिसटते हुए आ रहा था, मतलब ये फिसलन पट्टी है, इससे आप घिसटते आ रहे हो। आपको बोला कि घिसटते आप इसका क्या करो, ये एक वेक्टर मानो इसको, और इसके दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करो। ठीक है, एक्स कंपोनेंट निकालो, वाई निकालो। अब एक्स डायरेक्शन वाई में तो होगा नहीं वो, देखो ये आ रहा था मास ऐसे, ठीक है, हमें बोला इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे निकाल के बताओ। तो इसी पॉइंट पे इसका मास इंटू ग्रेविटेशन, भाई वेट कहां तक कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, वेट तो डाउनवर्ड्स काम कर रहा होगा ना इसका। तो ये कोई भी मास m है, तो ग्रेविटेशन इंटू कर दें तो इसका वेट आ जाएगा। तो इसको अगर ये वेक्टर है, वो वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है। अच्छा, तो इसके लिए एक कंपोनेंट तो क्या होगा, जिधर ये मूव कर रहा था, समझ गए। पेंडुलम देखा आपने, पेंडुलम देखा है, पेंडुलम कैसे मूव करता है ऐसे। एक कंपोनेंट तो कहां, जिधर मूव कर रहा है साइन थीटा, और एक कंपोनेंट कहां, उसके वर्टिकल, म्यूचुअली वर्टिकल, देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर कोस थीटा। देखो कैसे, ऐसे समझो, देखो ये आपके पास एक सरफेस है, ये एक सरफेस है जिसपे मैंने एक पेंडुलम को लटका दिया है। समझो ये हमारा एक पेंडुलम है, लेकिन हमारे इस पेंडुलम की पोजीशन यहां नहीं है, इधर है। ये ऐसे मूव करते हुए आया, तो ये पेंडुलम है हमारा किधर है, यहां पे है, एक रस्सी से बांध रखा है, और ये इधर मूव करेगा। अब कहां की तरफ जाएगा, इधर जाएगा। तो जिधर ये अब मूव करेगा, उधर इसका आ जाएगा साइन थीटा। समझे, मतलब ये हमारा एक पेंडुलम है, ऐसे 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 ये मूव कर रहा था, ठीक है। तो अब इधर यहां पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखो यहां से एक टी टेंशन लग रही है, टेंशन एक फोर्स होता है भाई, इसको कोई ना कोई पकड़ के खींच रहा होगा ना। टेंशन मतलब तनाव, आप ऐसे मान लो, अभी मत समझना इस चीज को। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा। जिधर ये अब जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, समझ गए। जरूरी नहीं आपको देख के रखिएगा एक्स वाई, जिधर ये जाएगा। तो ये मास किधर जा रहा है, ये मास इधर जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा इंक्लाइंड सरफेस के साथ। तो ये कंपोनेंट कहां होगा, अलोंग द इंक्लाइन,
ये है ना इंक्लाइन, ये है ना इंक्लाइन। इस केस में देखो ये इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन है, इधर जाएगा, इसके साथ एक कंपोनेंट हो गया अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल दोगे, इसको आप बोल दोगे m sin थीटा, इसको आप क्या बोलोगे m sin थीटा। हमारे पास यहाँ t था तो हमने बोल दिया t sin थीटा, ठीक है। और m भी क्या, mg, भाई आपका वेक्टर तो क्या है mg है, तो ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है। अब एक वेक्टर कहां लोगे, दूसरा, इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो कहां लोगे, ये आप लोगे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। देखो एक हमारा यहां है इंक्लाइंड में, और दूसरा क्या लोगे, परपेंडिकुलर लोगे, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो ये हमारा हो गया दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे, mg, ये हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। ध्यान से सुनना बात को, इंक्लाइंड अलोंग द इंक्लाइंड, अलोंग द इंक्लाइंड साइन थीटा जा रहा था, ठीक है। इंक्लाइंड सरफेस थी, ऐसे जा रहा था घिसटते हुए, ऐसे घिसटते हुए जा रहा था, क्या हुआ, साइन थीटा, जिधर जा रहा था उधर साइन थीटा। और दूसरा इसके इंक्लाइंड सरफेस के क्या लोगे, परपेंडिकुलर, उधर क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो mg साइन थीटा, mg कोस थीटा। ये इसके दो देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ गए। हमारे पास ना x डायरेक्शन थी ना y डायरेक्शन थी, फिर भी देखो हमने दो कंपोनेंट्स को निकाल लिया। इसके लिए लिखेंगे अब जिधर कोस थीटा है, देखो mg कोस थीटा, उधर एंगल देखना पड़ेगा। कोस थीटा कहां आता है, जिधर एंगल बनता है। अब एंगल देखो, ये एंगल कितना होगा, ये टोटल बताओ कितना है, ये टोटल यहां से ये टोटल कितना है, 90 है कि नहीं है। ये सिचुएशन ऐसे है, ठीक है ना, ये ऐसे है, और इसके साथ 90 एंगल, इसका एंगल यहां से 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये पूरा 90 है, और ये इंक्लाइंड सरफेस है, और इधर हमने बीच में mg लटकाया हुआ है, ये ऐसी सिचुएशन है। तो ये थीटा है, ये आपका थीटा है, ये 90 है, बताओ ये वाला भी 90 है कि नहीं है, ये वाला 90 है। तो ये क्या हो जाएगा 90, ये यहां से क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, भाई ऐसे लिखें 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, तो क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, वापस से 90 आ जाता है। तो ये भी, ये कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि थीटा ये है, तीनों एंगल एक्चुअल है वो कितना होना चाहिए, 180 के इक्वल होने चाहिए। तो भाई अगर ये 90 है और ये थीटा है, तो ये 90 है और ये थीटा है, तो बचा हुआ एक एंगल चाहिए, और पूरा कितना होना चाहिए 180। तो यहां पे 180 कब आ सकता है, जब मैं यहां पे क्या लिखूं, इस जगह पे मैं लिखूं 90 माइनस थीटा। तो माइनस, ये तो क्या हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल, और 90 90 ऐड होके क्या आ जाएगा 180, समझ रहे हो। तो 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हमारा क्या है 90 माइनस थीटा। ये एंगल यहां से ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, अब ये पूरा 90 है, भाई पूरा देखो, ये पूरा क्या है 90 है, ये पूरा 90 है। तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल थीटा हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला एंगल हो गया आपका थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 है, तो 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा आपका ऐसे कैसे बच जाएगा। तो ये एंगल आ गया थीटा। इसके लिए एक हमने लिया अलोंग द इंक्लाइन और दूसरा लिया परपेंडिकुलर। लिख देता हूं, देखो यहां इसको रफ कर देते हैं, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ठीक है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आए जिसमें आपको x और y ना दिया हो, तब भी आप एक वेक्टर का कंपोनेंट निकाल सकते हो। एक तो वहां जहां वो मोशन कर रहा हो, तो वहां पे आप क्या ले लोगे, साइन थीटा ले लोगे। देखो इंक्लाइन सरफेस पे मोशन कर रहा था, तो हमने यहां ले लिया mg साइन थीटा, और ठीक उसके परपेंडिकुलर ले लोगे कोस थीटा, और ये वाला एंगल आपका थीटा होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो एक लोगे अलोंग द इंक्लाइन और दूसरा लोगे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। ये कंसेप्ट था। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट लो। देखो क्वेश्चन है, ए मैन रोज ए बोट विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर हावर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आपको बोल रहा है एक आदमी है ना, वो बोट चला रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, एंड द शोर लाइन किनारे वाली लाइन होती है, मेक्स एन एंगल, एक एंगल बनाती है ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। एंड ओबिटेन द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट अलोंग द शोर लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। देखो सबसे पहले सिचुएशन क्या है, जो गिवन है उस चीज को समझो आप, ठीक है। आपके पास चार डायरेक्शन है, आपके पास ये चार डायरेक्शन है, एक है ईस्ट, ये हो गया दूसरा वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यहां से ये सेंटर हो गया आपका। अब आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ए मैन रोज ए बोट विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर हावर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब इधर बोट चला रहा है,
इधर बोट चला रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। वेलोसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है? 18 किलोमीटर पर हावर, 18 किलोमीटर पर हावर। जो चीजें दे रखी है समझते जाना अच्छे से। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बोट चला रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 18 किलोमीटर पर हावर। फिर बोल रहा है देखो द शोर लाइन मेक्स एन एंगल, तो जो शोर लाइन है किनारे वाली लाइन एक एंगल बनाती है 15 डिग्री का साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट 15 डिग्री। क्या बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा है, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये बोल रहा है 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब ये साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट मतलब इधर, तो इधर कहीं एंगल बन रहा है शोर लाइन का। ये हमारी हो गई शोर लाइन और ये एंगल बना रही है क्या? थीटा एंगल हमारा कितना है? 15 डिग्री। क्वेश्चन में बोल रहा है देखो शोर लाइन एंगल बना रही है साउथ ऑफ वेस्ट के अंदर कितना? 15 डिग्री। समझ गए? अच्छा, ये जा रहा है किधर? नाव इधर जा रही है, ये किनारा है, ये किनारा है और किनारे से नाव इधर गई है 18 किलोमीटर पर हावर की वेलोसिटी से। ध्यान से समझ लेना चीजों को, ठीक है। तो अब ये हमारी क्या हो गई? शोर लाइन, ये हमारी शोर लाइन है, ठीक है। तो सिचुएशन हम समझ चुके हैं। देखो नाव है वो जा रही है 18 किलोमीटर पर हावर की वेलोसिटी से, कहां जा रही है? नॉर्थ वेस्ट के अंदर जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। शोर लाइन, शोर लाइन बोल रहा है कि यहां पे साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट कितना एंगल बना रही है? 15 डिग्री बना रही है। देखो ये बना दिया 15 डिग्री का एंगल। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कंपोनेंट्स। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या फाइंड करो? ओबिटेन द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी v, इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करो। कहां करें सर? बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द बोट, बोट की जो वेलोसिटी अलोंग द शोर लाइन, अलोंग द शोर लाइन, अलोंग एक तो इधर होगा कंपोनेंट, बोल दिया ना। पहले क्या था? अलोंग द इंक्लाइंड, पिछले में देखा था, तो वहां पे साइन थीटा आया था, मतलब ये क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा आपका v साइन थीटा अलोंग द शोर लाइन। अच्छा, फिर आपको क्या बोल रहा है? फाइंड आउट करो एंड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन, तो मतलब शोर लाइन के परपेंडिकुलर भी आपको करना पड़ेगा। मतलब शोर लाइन के एक कहां जाएगा? हमारा वेक्टर इधर है, अब इधर थोड़ी है। पहले तो mg कहां लग रहा था? पिछले में तो mg नीचे की तरफ लग रहा था, तो हमने नीचे लिया। अब परपेंडिकुलर कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ये हमारा हो गया ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमने लिया परपेंडिकुलर, ठीक है। हमारा एक ये कंपोनेंट हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना। अब ये हो गया, समझ रहे हो? ठीक। और ये एंगल हमारा क्या हो गया? 15। साथ में एक एंगल और दे रहा है हमको। भाई क्या बोला था क्वेश्चन में कि ये एंगल, ये वाला एंगल तो हमें चाहिए, इस एंगल के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो देखो दिया नहीं है, पर आपको डायरेक्शन क्या दी है? नॉर्थ वेस्ट। तो इस सिचुएशन में ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। भाई ये तो क्या है? डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के। तो ऐसी सिचुएशन में एंगल कितना हो गया? 45 + 15। याद कर लो थीटा की वैल्यू कौन सी ली थी पिछले क्वेश्चन के अंदर, इसलिए वो कंसेप्ट करवाया था आपको, ठीक है। और नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। देखो ये तो हमारी साउथ है, ठीक। क्या हुआ? ये इधर जा रही है हमारी बोट, नाव इधर जा रही है, इधर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना एंगल बना रही है? बीच से जा रही है तो 45 बना रही है, ठीक है। ये शोर लाइन है, हमें कहता है कि शोर लाइन के साथ एक कंपोनेंट लो, ले लिया हमने v sin थीटा। लेकिन यहां v sin थीटा नहीं आएगा। यहां v sin थीटा क्यों नहीं आएगा? इसका कारण देखो, थीटा एंगल बन रहा है, वेक्टर का एंगल बन रहा है शोर लाइन के साथ थीटा। थीटा जहां बनता है उधर कोस थीटा आता है। पिछली बार ऐसी सिचुएशन नहीं थी, पिछली बार इंक्लाइंड सरफेस थी, पर थीटा एंगल उधर दूसरी साइड बन रहा था। तो यहां पे क्या आएगा? v कोस थीटा। ये हमारा आएगा v कोस थीटा, ठीक, क्योंकि थीटा एंगल हो गया इस बार। ये आ जाएगा v कोस थीटा, ये आ गया v कोस थीटा। तो इधर क्या आ जाएगा अपने आप ही? इधर हो जाएगा आपका v sin थीटा, v sin थीटा, ठीक है। और एक आपको शोर लाइन के परपेंडिकुलर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा एंगल थीटा होगा अब आपका। फिर 45 + 15 कितना हो गया? 60 हो गया। तो निकालते हैं देखो इसके लिए। अब आप बस क्या करो, रख दो इसको चीजों को। तो ये आपका क्या हो गया? इसको आप मान लो x। तो अलोंग द शोर लाइन, अलोंग द शोर लाइन मतलब SL। क्या है अलोंग द शोर लाइन? v कोस थीटा, रख देते हैं v कोस थीटा, ठीक है। तो v कोस थीटा, v कितना है? v है आपका 18, रख दो, इनटू में कोस थीटा, कोस 60। ये 60 कैसे आया? फिर देख लो, देखो
45 और 15 दोनों को जोड़ दिया जाए तो 60 आता है, और यही वो थीटा है। यहां कोस थीटा क्यों आया? क्योंकि जो वेक्टर है v वेलोसिटी, वो शोरलाइन के साथ थीटा बना रही है, ठीक है। अगर वहां परपेंडिकुलर के साथ बना रही होती तो फिर इधर साइन थीटा आता, उधर आ जाता कोस थीटा, ठीक है। तो 18 इंटू कोस 60, कोस 60 होता है 1/2, तो 18 इंटू 1/2 ये आ जाएगा 9 किलोमीटर पर हावर, 9 किलोमीटर पर हावर। एक कंपोनेंट आ गया आपका अलोंग द शोर लाइन वाला। क्या आया है? अलोंग द शोर लाइन। ये हुआ फर्स्ट। सेकंड क्या है? देखो सेकंड है परपेंडिकुलर टू शोर लाइन। ये शोर लाइन और इसके परपेंडिकुलर, तो यहां पे P और डॉट लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू शोर लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर टू शोर लाइन क्या है? V साइन थीटा है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो V साइन थीटा, और साइन कितना है? थीटा की वैल्यू कितनी है? यह है 60, तो V साइन 60, तो क्या हो जाएगा? V की वैल्यू 18 है, 18, और साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। तो यहां से आ जाएगा 9 और √3 किलोमीटर पर हावर। दोनों कंपोनेंट्स निकाल लिए हमें। क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई नाव जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में? इसमें जा रही है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, जाने दो, ठीक है। कितना वेलोसिटी से जा रही है? 18 किलोमीटर पर हावर। उसके लिए कंपोनेंट निकालो शोर लाइन के साथ, और शोर लाइन बोल रहा था कि एंगल बना रही है कितना? साउथ ऑफ वेस्ट में 15 डिग्री। सिचुएशन रखा और निकाल लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। देखो क्या बोल रहा है, अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया, यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या? सिंगल, एक। किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या? डायरेक्शन। तो देखो ये बोल रहा है यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर इज ए डायमेंशनलेस वेक्टर, इज ए डायमेंशनलेस वेक्टर हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली 1। ये वो वेक्टर है जिसके पास एग्जैक्टली 1 मैग्नीट्यूड है, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। कैसे होगा ये? कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखो यहां पे हमारे पास ये कोई भी वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर को हम दे देते हैं नेम ए वेक्टर। ये हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है। यहां से हम इसका एक छोटा टुकड़ा काटते हैं। मान लेते हैं इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50 है, 60 है, 100 है, लेकिन हम इसका बस एक टुकड़ा काटेंगे। कितना? 1 के बराबर, ठीक है। हमने इसका ये एक छोटा टुकड़ा काट लिया, समझ गए? इसका ये छोटा टुकड़ा हमने काटा, ये छोटा टुकड़ा हमने काटा जिसकी वैल्यू कितनी है? केवल 1। ये पूरा जो वेक्टर है ना, ये पूरा जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 100 है। हमने इसके 100 टुकड़े कर दिए। हर एक टुकड़ा किसके बराबर है? 1 के बराबर। उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का वो हिस्सा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, केवल 1, उसको क्या बोला जाएगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज ए डायमेंशनलेस वेक्टर। डायमेंशन नहीं होंगे, कोई डायमेंशन है ही नहीं। हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली 1, ठीक है, एग्जैक्टली 1। तो ये हमारा, ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया। ये चीज क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। इसका यूज क्यों करें? क्या जरूरत है इसकी? अगर एक वेक्टर को डायरेक्शन देनी हो, अगर एक वेक्टर को डायरेक्शन देनी हो तब इसका यूज करेंगे। कैसे? अभी बताता हूं। देखो सबसे पहली चीज तो मैं क्या कह रहा हूं? इट गिव्स डायरेक्शन, इट गिव्स डायरेक्शन, इट गिव्स डायरेक्शन टू ए वेक्टर। ये एक वेक्टर को डायरेक्शन देता है। ये दुनिया में सिर्फ इसलिए आया ताकि एक वेक्टर को डायरेक्शन दे सके। कैसे देगा? इट गिव्स डायरेक्शन टू ए वेक्टर। ये बस एक वेक्टर को डायरेक्शन दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। जैसे मेरे पास एक कोई वेक्टर है बी वेक्टर, ए बहुत हो गया, बी की बात करते हैं। मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है बी, इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड है पर मैं डायरेक्शन नहीं जानता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? यहां पे मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड तो है, इसका मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन मुझे इसको क्या करना है? इसको डायरेक्शन देना है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मेरे पास 50 है और मैं किसी दूसरे ऐसे वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं जिसका खुद का मैग्नीट्यूड 50 हो या 2 हो, 5 हो, 10 हो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया 100 हो गया। इसका तो मैग्नीट्यूड ही चेंज हुआ,
क्या इसको खाक हमने डायरेक्शन दी? इसको केवल हमें डायरेक्शन देनी है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, इनटू में हमें क्या करनी पड़ेगी, इनटू में क्या करनी पड़ेगी, डायरेक्शन। इनटू में हमें क्या करनी पड़ेगी, डायरेक्शन। तभी ऐसा हो सकता है भाई, इसका मैग्नीट्यूड है, इनटू में क्या कर दो, डायरेक्शन कर दो, तभी इसको डायरेक्शन मिलेगी। अगर आपने किसी एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन तो इसको मिल जाएगी पर इसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से। मान लो हमारा यूनिट वेक्टर है ए, ठीक है, तो इसको ए कैप से डिनोट किया जाता है। जैसे अगर बी यूनिट वेक्टर है तो बी कैप, ठीक है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं ए कैप से। मैंने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हुआ क्या, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो एक है, तो 50 इंटू अगर 1 लिख भी दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 50 इंटू 1 लिख दो तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब मैग्नीट्यूड पे तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, पर साथ में इसके पास डायरेक्शन है। देखो यूनिट वेक्टर कौन है, यूनिट वेक्टर इज ए डायमेंशनलेस वेक्टर हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली 1, जिसका मैग्नीट्यूड केवल एक है पर उसके पास डायरेक्शन है, तो उसने इसको डायरेक्शन दे दी। इट गिव्स डायरेक्शन टू ए वेक्टर, ये किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन दे सकता है। तो देखो अब मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से हमने क्या माना था, हमारा ए वेक्टर, हमारा जो यूनिट वेक्टर उसको हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू, इसको सही से रफ करेंगे। ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर के पास दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है, दूसरी डायरेक्शन है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, उसके बाद इनटू में डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए, समझ गए, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ए तो ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब ए मोड, मैग्नीट्यूड को इसी से शो करते हैं। अब ये मत पूछना सर ये मैं ये मोड वोड क्यों लगा दिया, अरे पिछले वीडियो देखते आ रहे हो कि नहीं आ रहे, देखो ए मोड इनटू में क्या हो जाएगा, ए कैप, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैप से। तो ए मोड इनटू कैप ए, ये हमने किसके लिए लिखा, ए वेक्टर के लिखा। ए कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट ही किससे किया जाता है, यहां पे लिख देता हूं, देखो कैप से। जब कैप लग गई समझ जाओ क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, मेरा ए कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको अपोन में ले आओ, मतलब वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। गहरी बात है, इसका मतलब समझना। अभी देखो इसका मतलब समझ लेना तुम, इसका मतलब अगर तुम समझ गए तो देखो मजा आ जाएगा। देखो ये ए वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, नीचे मैंने ए का केवल मैग्नीट्यूड लिया है, डायरेक्शन नहीं ली। ऊपर ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, नीचे मैंने केवल ए का मैग्नीट्यूड लिया है। अगर ऊपर इस ए का मैग्नीट्यूड है अगर 50 और इसकी डायरेक्शन है इनटू में ईस्ट, तो नीचे केवल इसका क्या है, मैग्नीट्यूड 50, 50 से 50 कैंसिल आउट, केवल क्या बची, डायरेक्शन, केवल क्या बची, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड खत्म हो गया, मैग्नीट्यूड केवल कितना हो गया, 1। अरे 50 को 50 से काट दिया, क्या बचा, 1, क्या बच गई, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1। ये इसका काम सिर्फ इतना है, एक वेक्टर से अगर इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि 1 है इसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन मिल जाती है, समझ गए, ठीक। तो ये जो चीज है इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अपॉन में वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा ये कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्या है ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर तो समझ गए जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसके पास केवल डायरेक्शन है। अब आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, 3 होते हैं, एक होता है आई कैप, ठीक है, एक होता है जे कैप और तीसरा होता है के कैप, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये 3 क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। मतलब जब अभी तक आप क्या करते आ रहे थे
एक वेक्टर को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे थे तब आप केवल उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे थे। अब बस उसके साथ आपको लगा देना है आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, कैसे समझना, देखो डायमेंशंस कितनी होती हैं? डायमेंशन होती हैं केवल 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस कहां होती है? यहां, जेड एक्सिस। समझ गए? कैसे इनको समझ सकते हो? फिर से वही कहानी है रूम वाली। एक रूम है, उसका एक कॉर्नर पकड़ो, रूम का कॉर्नर पकड़ो। समझ गए? रूम के एक दीवार पे जा सकते हो, रूम के दूसरी दीवार पे जा सकते हो और रूम के हाइट पे चढ़ सकते हो, ऊपर की तरफ चढ़ सकते हो। समझ गए? ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो। समझ गए? रूम का कॉर्नर, तुम जहां भी बैठे हो वहां पे अगर रूम है तो देखो अपने पास, उस रूम के कॉर्नर में देखो। अगर वहां नहीं हो तो आप जाओ अभी घर, और घर जाकर के अभी के अभी रूम को देखो। आपके आजू बाजू कोई भी रूम है, चले जाओ उसमें। रूम के एक होती है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, एक होती है वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, और एक होती है जेड एक्सिस साइड की तरफ। समझ गए? ये 3 ही एक्सिस हैं। बोलेंगे सर हम तो नहीं, ना तो एक्स की तरफ जा रहे, ना वाई की तरफ जा रहे, हम जेड की तरफ भी नहीं जा रहे, तो कहां जाओगे? बोले सर हम कॉर्नर से कॉर्नर की तरफ जाएंगे, मतलब ऐसे जाएंगे, हवा में जाएंगे, उड़ के जाएंगे हम। समझ गए? क्या बोले? हम उड़ के जाएंगे, उड़ के जा रहे हैं, मतलब यहां से जा रहे हैं और उड़ के दूसरे कॉर्नर में जाएंगे, ऐसे इधर भी नहीं जा रहे, इधर भी नहीं जा रहे, इधर भी नहीं जा रहे। तो अब तो हमने किसी भी एक्सिस में मूवमेंट नहीं किया। कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा एक्स, वाई और जेड, इन 3 एक्सिस में ही मूवमेंट कर सकता है। ये मार्कर है, इसको अगर मैं किधर भी फेंक दूं, इधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया, किधर भी फेंक दिया, ये इन 3 एक्सिस में ही मूवमेंट करेगा। ये जाएगा एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में। अगर यहां से इधर फेंक दिया, जैसे ये 3 एक्सिस हैं आपकी, जेड नीचे शो करते हैं क्योंकि 3D नहीं है हमारे पास, तो यहां है ना, तो इधर फेंक दिया मैंने इसको, रूम मतलब ये कॉर्नर है रूम का, और कॉर्नर से ऐसे फेंक दिया मैंने ऊपर की तरफ। जैसा तुम कह रहे हो भाई कॉर्नर से कॉर्नर जाएंगे सर हम तो ये हमारे रूम का कॉर्नर है और ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये रूम है, इधर मूव कर रहा है, तो ये देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस के अंदर मूवमेंट हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड। समझ गए? ये मोमेंट कोई ऐसे नहीं हो रहा अलग। देखो इधर जा रहे हैं, एक्स में भी वैल्यू बढ़ रही है, वाई में भी वैल्यू बढ़ रही है और जेड में भी वैल्यू बढ़ रही है, तीनों में वैल्यू बढ़ रही है। एक्स में भी बढ़ रही है, वाई में भी बढ़ रही है, जेड में भी बढ़ रही है। एक लाइन खींचता हूं, देखो यहां ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। एक लाइन खींचता हूं, ये लाइन खींची मैंने, ये मोमेंट किस में हुआ? ये एक्स में भी हुआ और वाई में भी हुआ। ये मोमेंट एक्स में भी हुआ, वाई में भी हुआ। देखो एक्स में भी वैल्यू बढ़ गई, यहां पे आ गया एक्स, वाई में भी वैल्यू बढ़ गई, देखो यहां पे आ गया। समझ गए? तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो वो 3 ही एक्सिस में कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कॉर्नर से कॉर्नर जाओगे, किधर भी चले जाओ तुम, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस एक्स वाई जेड, इसके अंदर ही मूवमेंट करोगे। बात क्लियर है? अब देखो बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये यूनिट वेक्टर्स हैं। क्या है? देखो यूनिट वेक्टर, इन तीनों का मैग्नीट्यूड केवल एक है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड केवल एक है, लेकिन केवल इनके पास है डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के लिए लिखा जाता है आई कैप। एक्स डायरेक्शन में केवल कितना चला जाए? एक चला जाए। मैग्नीट्यूड कितना? एक। यूनिट वेक्टर है ये। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड इसके पास केवल एक है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में। जे कैप वाई एक्सिस ऊपर की तरफ। कितना चलो? केवल 1 यूनिट चलो। मैग्नीट्यूड केवल कितना है? एक। डायरेक्शन कौन सी है? लेकिन डायरेक्शन है क्या? जे कैप। ऐसे ही जेड एक्सिस में केवल कितना चलो? एक। और फिर डायरेक्शन क्या है? के कैप। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए लिखा जाता है आई कैप। क्या लिखा जाता है? आई कैप। वाई एक्सिस में डायरेक्शन को शो करने के लिए लिखा जाता है जे कैप। क्या लिखा जाता है? जे कैप। और जेड एक्सिस के अंदर डायरेक्शन को शो करने के लिए लिखा जाता है के कैप। क्या लिखते हैं? के कैप। समझ गए? तो हम अगर इसमें चले, किसमें चले? यहां पे एक्स एक्सिस में चले, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया आई कैप। क्या हो गया हमारा? आई कैप। अगर हम किस में चले? अगर हम वाई एक्सिस में चले, कितना चले? यूनिट, केवल 1 यूनिट चले, केवल 1 यूनिट, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 चलना है। ठीक है? अगर 5 चलेंगे तो 5 आई कैप हो जाएगा। अगर यहां से तुम बोलो सर नहीं हम तो 1 2 3 4 5 5 चले तो 5 ऊपर की तरफ जा रहे हो, 5 जे कैप हो जाएगा। इधर बोले सर एक्स एक्सिस पे हम तो 5 चलेंगे, 1 2 3 5 6 चलेंगे तो 6 आई कैप। ये आई है वो केवल डायरेक्शन बताएगा। जहां आपको लिखा हुआ मिल जाए 5 आई कैप, तो मतलब समझ जाओ मूवमेंट एक्स एक्सिस पे हुआ है और कितना हुआ है? 5 यूनिट हुआ है। समझ गए? अगर लिखा हुआ मिल जाए 5
जे कैप, 5 जे कैप, तो मोमेंट हुआ है 5 यूनिट हुआ है, कहां हुआ है, वाई डायरेक्शन में हुआ है। और अगर लिखा हुआ मिल जाए 5 के कैप, तो मोमेंट हुआ है किसमें, जेड डायरेक्शन में हुआ है, +5 के कैप। समझ गए बात को। अगर आई कैप लिखा हुआ मिल गया, मोमेंट एक्स एक्सिस में हुआ। अगर जे कैप लिखा हुआ, प्लस नहीं सॉरी, प्लस की बात बाद में करेंगे, ठीक है। और ये मिल गया ऊपर की तरफ तो जे कैप, और यहां पे हो गया के कैप। अच्छा, अब अगर प्लस लगा के मिल जाए, आपको मिल जाए 5 आई कैप +6 जे कैप +7 के कैप, ऐसे मिल गया, ऐसे दे दिया किसी ने। अब मोमेंट कहां हुआ है, तीनों डायरेक्शन में मोमेंट हुआ है। मतलब जैसे मैं बता रहा था ना, रूम का कॉर्नर, ये रूम का कॉर्नर, आप कॉर्नर से कॉर्नर दूसरी तरफ जाने लग गए, मतलब एक एक्सिस पे नहीं चले आप। मतलब रूम की एक दीवार पे चल रहे थे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, बढ़िया है। या फिर आप रूम की दूसरी दीवार पे चल रहे थे, बढ़िया है। या फिर रूम की आप तीसरी दीवार पे चल रहे थे, बढ़िया है। इस बार आप तीनों दीवारों पे, एक दीवार पे नहीं चले, आप बीच में से चल रहे हो। 5 यूनिट चले आप आई के अंदर, बीच में कहीं 5 यूनिट चले। देखो मैंने बताया था ना, इधर चले तो यहां पे 5 यूनिट यहां आ गए। 6 यूनिट चले जे की तरफ, 6 यूनिट कहां चले, जे की तरफ चले। और 7 यूनिट चले के कहां की तरफ, जेड की तरफ। तो एक्स की तरफ आपका मोमेंट हुआ 5, वाई की तरफ मोमेंट हुआ 6, और जेड की तरफ मोमेंट हुआ 7। तो अगर ऐसा मिल जाता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका मतलब आप तीनों डायरेक्शन में, और केवल ऐसे ही मिले आई प्लस जे प्लस के, मतलब 5-6 ना मिले, तो आप एक यूनिट तीनों में चले, एक यूनिट चले। मतलब 1 यूनिट आप आई में चले, 1 यूनिट जे में चले, 1 यूनिट के में चले। समझ गए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार कि भाई ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं। ये होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। क्यों लिखे जाते हैं, देखो साइड में राइट डाउन कर देता हूं तीनों के लिए, एक्स डायरेक्शन। अच्छा, यहां पे माइनस आई आ जाए, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसके ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ गए। तो अगर यहां पे माइनस आई आ जाए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस इधर एक्स डायरेक्शन है, इधर नेगेटिव एक्स हो जाएगा। ऊपर वाई है, इधर नेगेटिव वाई हो जाएगा। इधर जेड है, उधर नेगेटिव जेड हो जाएगा। समझ गए, वो बात की बात है। देखो यूनिट वेक्टर फॉर एक्स डायरेक्शन क्या लिखा जाता है, आई कैप। जे कैप किसके लिए लिखा जाता है, जे कैप किसके लिए लिखा जाएगा, यूनिट वेक्टर फॉर किसके लिए, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। सर वीडियो का टॉपिक तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर था, वो तो आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे यही तो है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना एक्स वाई जेड को, इसी को बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। आई जे के की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये सभी के सभी पॉजिटिव हैं, आई जे के तीनों पॉजिटिव हैं, तो एक्स डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है। माइनस लग जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब इजी से क्वेश्चंस करते हैं। क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स, इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ मिलेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। वेक्टर ए के पास मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5 यूनिट्स है। ठीक है, फिर बोल रहा है एंड डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए का फॉर्मूला सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड और फिर इनटू में यूनिट वेक्टर। क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड है 5 और ए कैप के लिए क्या लिखा जाता है, आई कैप। भाई यूनिट वेक्टर किसके लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए ना, तो क्या होता है आई कैप। तो ये हमने लिख दिया आई कैप। अगर यहां पे होता 10 तो क्या लिख देते भाई, यहां पे अगर मैग्नीट्यूड बोला कि सर 10 के लिए भी रिप्रेजेंट करके बताओ, तो हम यहां पे क्या लिख देते 10 आई कैप। बोलेगा सर 15 के लिए रिप्रेजेंट करके बताओ, तो क्या लिख देते यहां पे 15 आई कैप। समझ गए, तो मतलब समझे ना आप मेरी बात का कि आई के अंदर कितना गया है, 5 यूनिट गया है। यहां पे आई के अंदर कितना गया है, 10 यूनिट गया है। फॉर्मूला यही रहेगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू, तो यहां पे अब 5 के लिए पूछा था तो 5 के लिए हमने राइट डाउन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड 4, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4, मैग्नीट्यूड दे रहा है कितना, 4। उसके बाद बोल रहा है कि एंड इट्स डायरेक्शन इन प्लस जेड डायरेक्शन, डायरेक्शन कितनी है, प्लस जेड। देखो पहला ये था, दूसरा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर के लिए बोल रहा है, तो क्या होगा, बी वेक्टर इक्वल्स टू मोड बी और इनटू में यहां पे यूनिट वेक्टर बी। देखो मोड कितना दे रहा है, 4, मैग्नीट्यूड दे रहा है 4, तो 4
और साथ में डायरेक्शन प्लस जेड। जेड के लिए क्या लिखते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, के कैप, तो के कैप हो जाएगा ये 4k कैप हो जाएगा। बी वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा 4k कैप। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो वेक्टर सी हैज मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स। यहां पे मैग्नीट्यूड कितना बोल रहा है, 2 यूनिट्स, ऐसे बोल रहा है मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट है। फिर बोल रहा है एंड इन डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्सिस, डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस। देखना ध्यान से क्या दिया है, वेक्टर सी है, तीसरा क्वेश्चन है वेक्टर सी है और बोल रहा है, तो पहले तो क्या आएगा मोड ए, मोड सी, क्या आ जाएगा मोड सी, और फिर आ जाएगा सी कैप। अच्छा तो देखो मैग्नीट्यूड क्या बोला, 2 है, ठीक है। फिर बोला कि सी कैप है, मतलब सी कैप के लिए डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, तो आ जाएगा आई कैप। लेकिन आई कैप किसमें, एक्स एक्सिस है माइनस एक्स के लिए, तो क्या आ जाएगा माइनस आई कैप। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है इक्वल्स टू -2 आई कैप। समझ गए, तो ये हो जाएगा -2 आई कैप। यहां पे मैग्नीट्यूड दे देता 5, भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में देगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में देगा तो नेगेटिव लेंगे, सीधी सी बात है। पॉजिटिव में बोलता है एक्स एक्सिस पे तुम 2 यूनिट चलो, तो हम बोल देते 2 आई कैप। ये बोला नेगेटिव में चलो, हमने बोल दिया -2 कैप, 2 आई कैप। तो सिंपल आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, बस ये डायरेक्शन है, ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां भी डायरेक्शन बताई, यहां भी डायरेक्शन बताई, यहां भी डायरेक्शन बताई। देखो लिख दिया ना के कैप, मतलब समझ जाओ वाई में चले हैं। लिख दिया यहां पे क्या आई कैप, मतलब समझ जाओ एक्स में चले हैं। इधर लिख दिया आई कैप माइनस आई कैप, इसका मतलब माइनस एक्स में चले हैं। तो इतने एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आप कैसे एक वेक्टर के साथ उसकी डायरेक्शन को आई कैप, जे कैप और के कैप की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। खैर क्वेश्चन तो आप ऐसे क्वेश्चन तो लगा ही लोगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दे रहा है, क्या कह रहा है, रेफर टू द फिगर, फिगर को रेफर करो, ये फिगर दे रखा है, एंड शोवन एंड फाइंड, और ये फाइंड करना है, ये सब जो दिया हुआ फाइंड करना है। और भी है, पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं फिर बताएंगे। देखो तो रेफर टू द फिगर शोवन, ये फिगर हमारे पास है। पहले तो इस फिगर को थोड़ा स्टडी कर लें। क्या कह रहा है, एक एक्स है, एक वाई है, बीच में आपका वेक्टर है, जैसे बी वेक्टर था शुरू में बताया था, वैसे इस बार ए वेक्टर है। ठीक है, होगा ये, इसका मैग्नीट्यूड दे रहा है ए, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ये ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड दे रहा है ए, और इसकी डायरेक्शन क्या है हमें नहीं मतलब है, एक्स और वाई के बीच है कहीं भी। ठीक है, थीटा एंगल एक्स के साथ बन रहा है, तो क्या मैं इसके 2 कंपोनेंट लिख सकता हूं, क्या इसका वीएक्स कंपोनेंट यानी क्या इसका एएक्स कंपोनेंट यहां से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। बताओ इसका एएक्स कंपोनेंट क्या होगा, जिधर थीटा होता है वहां क्या आता है, कोस थीटा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ए कोस थीटा। इसका ए वाई कंपोनेंट क्या होगा, इसका ए वाई कंपोनेंट क्या होगा, बताओ क्या ए साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। जिधर थीटा नहीं आता है उधर क्या लिखा जाता है, ए साइन थीटा, तो इधर तो हो जाएगा ए साइन थीटा और इधर क्या हो जाएगा ए कोस थीटा। तो ये ए वाई हो गया, इधर ये ए एक्स हो गया। सिंपल, हमें तो इतना ही समझ में आता है इस फिगर से, और कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी के लिए इतना समझ में आ जाए ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, सबसे पहला बोल रहा है ए एक्स बताओ, बता दिया ए एक्स, देखो क्या है ए कोस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा ए कोस थीटा, जिधर थीटा आ जाएगा वहां पे कोस लगेगा। फिर बोल रहा है ए वाई, अरे अभी तो बताया ए वाई क्या आ जाएगा ए साइन थीटा। फिर बोल रहा है वेक्टर ए एक्स बताओ, झोल चल रहा है भैया, क्या बोल रहा है वेक्टर ए एक्स बताओ, मतलब डायरेक्शन भी बताओ साथ। वेक्टर लग गया, इसका मतलब यहां केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी ए साइन थीटा, अब बोल रहा है डायरेक्शन और बताओ। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर के लिए, किसी भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन क्या निकालते हैं। सबसे पहले देखो वेक्टर है तो इसके लिए इसका मोड होगा, इसका मोड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मतलब मोड को सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है ना, तो लिख देंगे ए एक्स। इनटू में यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं होगा, इनटू में यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं होगा। अरे ऐसे ही तो होता है, किसी भी वेक्टर के लिए आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसका मोड इनटू में उसकी डायरेक्शन, उसका मोड इनटू में यूनिट वेक्टर, बस ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हो। तो देखो ए एक्स कितना है, ये देखो ए एक्स है ए कोस थीटा, लिख दें इसको ए एक्स है ए कोस थीटा। इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, थोड़ी देर पहले बताया था, अगर एक्स एक्सिस में चल रहे हो तो आई कैप, अगर एक्स एक्सिस में चल रहे हो तो आई कैप, अगर वाई एक्सिस में चल रहे हो तो जे कैप, और अगर जेड एक्सिस में चलते तो के कैप। पर यहां पे जेड का रोल नहीं है तो कोई बात नहीं, तो क्या आ जाएगा ए कोस थीटा और इसका मतलब आई कैप। सिंपल रख दिया हमने, ये हमारा हो गया वेक्टर ए एक्स, समझ गए।
तो ये हमने लिखा ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ए कोस थीटा, यही तो है इसका मैग्नीट्यूड। अरे हम पढ़ के आए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वही चल रहा है, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट, ए कोस थीटा ए साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कार्टेशियन फॉर्म से, ए एक्स आई कैप जे कैप के कैप, डायरेक्शन आई कैप, बस एक्स में कितना चला, ए कोस थीटा चला, ठीक है, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन दे देंगे, आई कैप लिख दिया, तो हमें पता चल गया कि भाई किस में है, एक्स में है। अगर यहाँ पे जे लिख देते तो आपको पता चल जाता किस में है, वाई में है, ठीक है। फिर देखो ए वाई पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, ए वाई, पहले मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन किससे देंगे, यूनिट वेक्टर से, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो ए वाई कितना है, ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा, और साथ में कौन सी डायरेक्शन में, वाई में, तो क्या आ जाएगा, जे कैप। तो ए वाई के लिए आ गया जे कैप, ये जो मैग्नीट्यूड है आ गया ए साइन थीटा, सिंपल। अब ए वेक्टर पूछ रहा है आपको, ए वेक्टर का मतलब दोनों चीजें साथ होंगी, ए वेक्टर पूछ रहा है मतलब पूरा ए वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करना है इस बार, तो क्या होगा, ए कोस थीटा भी होगा, ए साइन थीटा भी होगा, ए कोस थीटा प्लस ए साइन थीटा, दोनों को साथ लिखेंगे। ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट अभी तो किया है, देखो ए एक्स को किया था, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, ए एक्स और ए वाई। भाई इस ए वेक्टर के कितने कंपोनेंट, अरे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, दोनों को लिख दो जोड़ के, ए वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। तो दोनों कंपोनेंट है, देखो ए कोस थीटा आई कैप, ऐसे कैसे लिख दो ए एक्स को, और प्लस ए कोस थीटा जे कैप, समझ गए, ये आपका हो गया ए वेक्टर, ये आपका हो गया ए वेक्टर, रिप्रेजेंट कर दिया हमने ए वेक्टर को, इसके दोनों कंपोनेंट्स को लिख दिया। और यहां से बताओ एक चीज क्या लिख सकते हो, यहां से ये चीज क्या है आपकी, ये चीज क्या ए एक्स वेक्टर के बराबर है, और ये चीज क्या ए वाई वेक्टर के बराबर है, ये साइन थीटा आएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, ये ए साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा दूसरा है ना, ये भी लिखना है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर इक्वल्स टू, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो ऐसे लिखा जा सकता है ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, बिल्कुल सिंपल। अच्छा जेड एक्सिस और होती तो क्या कर देते, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, खत्म, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, खत्म हो जाता, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो ये पहले के लिए आंसर हो गया, ये दूसरे के लिए हो गया, फिर ये तीसरे के लिए हो गया, फिर ये फोर्थ के लिए हो गया, और ये फिफ्थ के लिए हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक। देखो सिक्स्थ पूछ रहा है मोड ए, मोड ए किसके बराबर है, ये क्या है मोड ए यार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है कि नहीं है, भाई एक वेक्टर में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड को मोड से रिप्रेजेंट करते हो कि नहीं करते, अरे करते हो, मोड ए बराबर क्या है, अगला सीधा सीधा दे रहा है फिगर के अंदर ए है, तो मोड ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, खत्म। फिर बोल रहा ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर, ये मानेगा नहीं, दोबारा लिखवाएगा सारा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स हमारा क्या आया था, ए एक्स हमारा क्या है, ए कोस थीटा, तो ए स्क्वायर, इसको पहले ऐसे लिखते हैं, ए कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ए वाई कितना था हमारा, ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर, और इसका क्या कर दें, स्क्वायर रूट कर दें, भाई ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ए कोस थीटा स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ए एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है, अरे हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है, हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स, वर्टिकल के लिए वाई, वही तो लिखा है। आगे इसको कैसे लिखें, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट, क्या इसमें से ए स्क्वायर और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, आ जाएगा, देखो इसमें से आ जाएगा ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है कि नहीं होता, होता है। तो ये क्या बचा, क्या बच गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू में 1, लिखो चाहे मत लिखो। तो ए स्क्वायर को अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या बचेगा भाई, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो क्या बचेगा, केवल ए बचेगा। ए इज द आंसर। ये पूछ रहा था हमसे, इसका ये आंसर है, इसका 6 वाले का ये आंसर है, 7 वाले का ये आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर टेन थीटा और पूछ रहा है आपसे, नहीं तो टेन थीटा को देखो इधर बता देता हूं, इधर बता देता हूं टेन थीटा को। टेन थीटा देखो, हमारा पैरेललोग्राम तो कंप्लीट कर दें, कर देते हैं। देखो टेन थीटा पूछ रहा है। टेन क्या होता है, याद करो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस एंड बेस होता है, ये होता है। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर देखो ये है आपका परपेंडिकुलर, अपॉन में ये है बेस। तो इसको नेम दे दूं ए बी सी डी। आपको क्या चाहिए, ए बी, मतलब परपेंडिकुलर बी सी अपॉन में क्या चाहिए, ए बी, बी सी अपॉन में ए बी, यही तो चाहिए। तो भाई टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी, ये हो जाएगा। ये टेन थीटा होगा आपका। इसको लिख के बताते हैं, देखो ये आपका बी सी कितना है, बी सी ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है, ए साइन थीटा। तो ये हो जाएगा यहां से ए साइन थीटा, आई होप आपको दिख रहा होगा, ए साइन थीटा अपॉन, इधर लिख देता हूं, इधर तो दिखेगा कम से कम, यहां नहीं दिखेगा। तो बी सी क्या है, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा अपॉन ए बी कितना है, ए बी कितना है, ये है हमारा ए बी, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा, समझ गए। तो ए से ए कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, आपको पता ही है। पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, जब काटना ही था तो सर लिखा क्यों भाई, ये काटने के लिए थोड़ी लिखा है हमने। ये ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस 10 होता है, तो टेन थीटा हो गया हमारा। लेकिन ए साइन थीटा किसके बराबर है, ए साइन थीटा किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है। और ए कोस थीटा ए साइन थीटा ए वाई के बराबर है, और ये ए एक्स के बराबर है। तो ए वाई अपॉन ए एक्स हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में कहीं, साइड में कहाँ लिखें, जगह है नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू, मैं सीधा लिख देता हूँ। देखो बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है ए वाई के। तो ए वाई अपॉन क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, ए एक्स के। तो ये हो जाएगा ए एक्स। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, मजा आ गया होगा आपको। देखो नोट, पिछले क्वेश्चन की हेल्प से आप ये सीख के आए हो, ये सीख के आए हो आप पिछले क्वेश्चन की हेल्प से। कैसे सीख के आए हो, देखो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप, यही तो था भाई। ए वेक्टर किसके बराबर था, ए वेक्टर दो कंपोनेंट के बराबर, ए एक्स और ए वाई, ए एक्स और ए वाई, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, साथ में डायरेक्शन है आई कैप और जे कैप, आई कैप जे कैप। ये सीख के आए हो। इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर मैग्नीट्यूड लिखना होता तो कैसे लिखते, देखो मैग्नीट्यूड लिखना होता तो कैसे लिखते, ए मोड इक्वल्स टू, कैसे लिखते, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, डायरेक्शन नहीं लेंगे ना, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, आई कैप को नहीं लेंगे, जे कैप को नहीं लेंगे, डायरेक्शन की बात हो रही है। तो ए वाई स्क्वायर, इसको क्या कर देते, स्क्वायर रूट। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे। ये सीख के आए हो पिछले में। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देता है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता, आपको दे देता कि ए वेक्टर बराबर है 4i कैप प्लस 3j कैप। ये बराबर है, ए वेक्टर बराबर है किसके, 4i कैप प्लस 3j कैप। तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ। तो तुम्हें क्या करना है, बस मोड ए इक्वल्स टू ए एक्स कितना है 4 का स्क्वायर प्लस ये मैग्नीट्यूड कितना है 3, जे को नहीं लेना वो डायरेक्शन है, और इसका क्या कर दो स्क्वायर रूट। कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 25, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 5 इज द आंसर। अगर तुम्हें ये दे करके क्वेश्चन में दे करके अगर तुम्हें केवल इसका मैग्नीट्यूड पूछे, इतना आसान क्वेश्चन कहाँ मिलता है सर, अरे मिलता है, सुनो देखो ये आपको दे करके सिर्फ क्या बोले, मैग्नीट्यूड निकालो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, ये चीज सीख चुके हो तुम। लेकिन ये किसके लिए हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर जेड एक्सिस और हो तो
ए एक्स आई ए वाई जे, अगर मैं ए जेड प्लस यहां पे प्लस लगा के क्या लिख दूं, प्लस लगा के क्या लिख दूं, ए जेड के कैप, तो क्या तीनों एक्सिस के लिए हो गया कि नहीं हो गया, क्या तीनों एक्सिस के लिए हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से सुनना बात को। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए ये फॉर्मूला होता है तो जेड एक्सिस अगर और हो जाए तो ए जेड के कैप, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो प्लस क्या कर दो, ए जेड स्क्वायर और कर दो और इसका स्क्वायर रूट आगे तक बढ़ा दो थोड़ा सा, प्लस यहां पे क्या कर दो, ए जेड और इसका कर दो स्क्वायर और इसको बढ़ा दो थोड़ा सा आगे, हो गया काम। तो अगर x और y हो तो ये फॉर्मूला ठीक है, z और आ जाए तो यहां और पुट कर दो, ठीक है सही। और यहां पे आपको दे देता मान लो 7 के कैप, तब आप क्या करते, +7 स्क्वायर और कर देते और आंसर आ जाता, पर ऐसा दिया नहीं है अभी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये चीज आप सीख चुके हो, नोट इसलिए लगाया कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी। आधा क्वेश्चन जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तभी हो जाता है। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है किसके लिए, ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए जो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है विद, कहां मूव कर रहा है भाई, मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, अच्छा ठीक है करने दो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी की डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर बी बोल रहा है ना भाई, वेक्टर तो चाहिएगा। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करो ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए जो मूव कर रहा है कहां 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी का वेक्टर हो गया, वेक्टर बी। भाई बी की डायरेक्शन में बता रहा है ना हमको, ठीक है, बी की डायरेक्शन में है, क्या दिक्कत है। अच्छा इसका एक यूनिट वेक्टर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, बी कैप। भाई ये तो आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए ना, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी कैप हो जाएगी। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, वी वेक्टर, वी वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी, उसके बाद इनटू में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वी, यही तो होगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इनटू में डायरेक्शन ऑफ वी। अच्छा ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वो तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं 20, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वी कहां से लाएं, डायरेक्शन ऑफ वी ये कहां से आएगी, डायरेक्शन ऑफ वी डायरेक्शन ऑफ बी के बराबर है, बोल रहा है क्वेश्चन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो यहां पे क्या लिख दूं, बी कैप। क्या ये सेम ही चीजें हैं भाई, क्या ये बात और ये बात सेम है भाई, वी का मैग्नीट्यूड हमारे पास था हमने रख दिया और इनटू में डायरेक्शन नहीं थी हमारे पास, बोल रहा था डायरेक्शन वही है जो बी की है, तो बी की डायरेक्शन क्या है, बी कैप, हमने रख दिया बी कैप। डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से, रख दिया इसको हमने। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वेलोसिटी वेक्टर, आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। अरे यही तो चाहिए, वी वेक्टर ही तो चाहिए, पर वी वेक्टर जब निकालोगे जब तुम्हारे पास बी कैप होगा, बी वेक्टर तब निकालोगे जब बी कैप, मतलब वी वेक्टर तब निकालोगे जब बी कैप होगा, क्योंकि 20 तो है पर बी कैप तो नहीं है तुम्हारे पास। तो क्या करो, फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास बी वेक्टर होता तो हम क्या लिखते, हम बी वेक्टर इक्वल्स टू ये नहीं लिखते क्या, मोड ऑफ बी, क्या लिखते, मोड ऑफ बी, और इनटू में क्या लिखते, इनटू में लिखते बी कैप। तो अब हमें बी कैप चाहिए तो हम ये नहीं लिख सकते क्या, बी कैप इक्वल्स टू, इसको नीचे नहीं ला सकते क्या, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ बी। क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ, क्या ये लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और बी वेक्टर की वैल्यू हमें दे रखी है, देखो ये रही, ये बी वेक्टर की वैल्यू हमें दे रहा है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो 20 ऐसे का ऐसे, 20 तो ऐसे का ऐसे, बी कैप चाहिए, और बी कैप किसके बराबर है, बी इंटू में बी वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर कहाँ है, बी वेक्टर कहाँ है, ये है बी वेक्टर, तो 10 आई कैप, 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 30 के कैप, ठीक है, अपोन में मोड ऑफ बी। अरे थोड़ी देर पहले तो देखा है फॉर्मूला, मोड कैसे निकालते हैं, मोड बी, मोड ए निकालने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, अरे करते हो कि नहीं करते, अपोन ए एक्स स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। अरे थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, याद है कि नहीं है, और फिर 30 जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अरे मोड बी का फॉर्मूला यही तो होगा, मोड बी का फॉर्मूला यही तो होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। थोड़ी देर पहले तो देखा होगा आपने, अरे थोड़ी देर पहले तो देखा होगा आपने फॉर्मूला।
वही फॉर्मूला तो रखा है हमने, ठीक है। तो ये 20 इंटू ये चीज है, तो यहाँ पे इंटू को हटा के भी, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, डायरेक्शन वाला वेक्टर नहीं, मतलब मल्टीपल नहीं। तो देखो 20 इंटू 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप 30 के कैप 10 स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आगे तो कर लोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 20 को 10 से करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 200 आई कैप अपॉन, इसको सोल्व करके लिख देना जो भी आएगा। देखो मैं सीधा लिख रहा हूं 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर और प्लस क्या है 30 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलग अलग लिख देंगे। 20 को इधर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 400, तो प्लस 400 जे कैप अपॉन, ये सेम चीज आ जाएगी यहां, और फिर प्लस क्या है 20 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा यहां से 600, तो प्लस यहां पे देखो नीचे लिख रहा हूं 600 के कैप, 600 के कैप और अपॉन में ये सेम चीज आ जाएगी, यहां भी वही होगा यहां भी वही होगा। इसको मैं पूरा लिख रहा हूं, इसको सोल्व करके जो भी वैल्यू आए इसके नीचे लिख देना। ये सिर्फ मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि भाई ऐसे क्वेश्चन है वो आता है, इसको तुम ऐसे यहां भी छोड़ दोगे तो ठीक है, लेकिन आगे अब इसको सोल्व करना है तो कर ही लेंगे, ठीक। एग्जाम में ऐसे छोड़ के मत आ जाना, सोल्व जरूर करना। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।